अब हम देखने वाले हैं मॉडर्न थ्योरी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की थ्योरीज में क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी देख ली। अब देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी का एग्जिस्टेंस कब चालू होता है। 1960 के टाइम पे आती है मॉडर्न थ्योरी। और मॉडर्न थ्योरी की क्या खासियत रहती है, जो क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी रहती है। जैसे क्लासिकल थ्योरी ने क्या बात कही, मैन इज इक्वल्स टू मशीन, और नियो क्लासिकल ने क्या कहा था, मैन इज़ नॉट इक्वल्स टू मशीन। तो मतलब वो जो बातें इन्होंने कहे उसको हटा देते हैं और उनकी दोनों को कमियों को मिलाकर बनती है मॉडर्न थ्योरी। इसको मेनली किसने प्रपोज किया था, डब्ल्यू.जी. स्कॉट। तो एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी मॉडर्न थ्योरी आए तो अपने दिमाग में याद रखना ये बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन की बातें करेगा। मतलब कौन कौन सी बातें करेगा, सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजेशन तो करेगा ही करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की बात है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल की तो बात करेगा ही करेगा, इनफॉर्मल की बात ह्यूमन ने बात कर दिया था, लेकिन एक और बात कहेगा, वो क्या है हमारी इन्वायरमेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन्वायरमेंट प्लस एटमॉस्फेयर, काम करने का माहौल कैसा है, उससे भी तो इन्फ्लुएंस होती हैं चीज़ें। तो जो क्वालिटीज़ बताई हैं डब्ल्यू.जी. स्कॉट ने, वो है कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल बेस, मतलब रैशनल थिंकिंग पे बेसिस में। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ थेरी थेरी बात करी, कोई भी चीज़ के बेसिस में तर्क और वितर्क होंगे ही होंगे। इट्स रिलायंस ऑन एम्पेरिकल रिसर्च डेटा, मतलब जो भी डेटा हम यूज़ करेंगे, डेटा वो बेस्ड होगा एविडेंस के। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी ले लिए, कोई ना कोई तो एविडेंस रहेगा। कोई भी डेटा को लेने के पीछे उसकी एविडेंस हमें पता होगा कि हमने मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का डेटा लिए तो उसका कोई हमारे पास प्रूफ होना ही चाहिए। इंटीग्रेटिंग नेचर, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। सिंक मतलब इन्वायरमेंट, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे एम्प्लॉय रहेंगे, फिर सुपरवाइज़र रहेगा, फिर मैनेजर रहेगा, तो ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि लोअर लेवल के लेबर्स रहेंगे, मशीनरी रहेगी, वर्क प्लेस रहेगा, है ना कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटीग्रेट रहती है। तो इंटीग्रेटिंग नेचर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो मॉडर्न थ्योरी की कौन कौन सी क्वालिटीज़ बता दी है हमारे सामने, कंसेप्चुअल एनालिटिकल बेस, रिलायंस ऑन एम्पेरिकल रिसर्च डेटा एंड इंटीग्रेटिंग नेचर। अब देखिए मॉडर्न थ्योरी में भी दो अप्रोच हैं। एक है, पहली अप्रोच है सिस्टम अप्रोच, जिसमें सिस्टम की बात करेंगे। दूसरी है कंटिजेंसी अप्रोच, जिसमें क्या कहते हैं कि एज पर दी नीड ऑर्गेनाइजेशन फ्लक्चुएट करेगा, हर चीज़ प्री प्लान नहीं कर सकते वाली बात पे जोर होगा। तो हमारा फोकस अभी रहेगा सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच देखते हैं क्या। दिस अप्रोच स्टडीज द ऑर्गेनाइजेशन इन टोटैलिटी, मतलब जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होने वाली है उसको टोटैलिटी के रूप में पढ़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इज़ वेयर ऑल द सब सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखो सिस्टम है, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, सब सिस्टम 1 2 3 एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट तो हो गई होंगे वाली बात है। अब देखते हैं कि सब सिस्टम, जो कौन से सब सिस्टम की बात है, तो यहाँ पे आते हैं दो थिंकर। एक है कार्ट्स एंड काहू, KATZ एंड KAHU, काहू, कार्ट्स एंड काहू आते हैं। इन्हें आइडेंटिफाइड करें 5 सब सिस्टम। कौन कौन से 5 सिस्टम है। पहला टेक्निकल सब सिस्टम, टेक्निकल सब सिस्टम कंसर्न विथ वर्क एंड गेट्स डन, मतलब जो टेक्निकल सिस्टम में जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर की होती हैं और स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है काम करते वक्त। तो टेक्निकल सब सिस्टम मतलब मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कोडर की जरूरत है, जो है क्या कहते हैं वेबसाइट को हैंडल करता है, तो कोडिंग का स्पेसिफिक काम है, तो उसका काम करना जरूरी है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। दूसरा आता है सपोर्टिव सब सिस्टम, प्रोक्यूरमेंट, डिस्पोजल एंड इंस्टीट्यूशनल रिलेशन, मतलब काम कैसा हुआ, डिस्पोज करे कि नहीं हमने आइटम को, और इंस्टीट्यूट में जितने मेंबर्स हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, तो सपोर्टिव सिस्टम ये सब चीज़ों को देखता है। मेंटेनेंस सिस्टम फॉर टाइंग पीपल्स इनटू देयर फंक्शनल रोल, हर लोगों का स्पेसिफिक टास्क होता है, तो एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के बीच में कड़ी जोड़ने का काम, टाई करने का काम किसका होता है, मेंटेनेंस सब सिस्टम का। फिर अडेप्टिव सब सिस्टम, अडेप्टिव सब सिस्टम कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चेंज आते हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ गया, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। जैसे मान के चलिए अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में कई मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, है ना, तो उनकी पूर्ति के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमको अडाप्ट करना पड़ेगा, तो ये अडेप्टिव सिस्टम का काम रहेगा। मैनेजीरियल सब सिस्टम फॉर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी सब सिस्टम एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑफ द स्ट्रक्चर, वही है सीधी बात। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीज़ मैनेजमेंट के एसोसिएटेड वाली चीज़ रहती है वो मैनेजरियल सब सिस्टम आता है। लेकिन स्ट्रक्चरल सब सिस्टम की चीज़ एक क्रिटिसिज्म ये रहता है, इट ऑफर्स मॉडल विच मे नॉट सूट्स फॉर एवरी टाइप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब सिस्टम वाली बात कर दी है, लेकिन हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत, मतलब ये सूट नहीं करता। कई बार ऑर्गेनाइजेशन का लोकल नेचर,
स्मॉल बड़ा, है ना, पुराना नया, इन सब चीज़ों के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फ्लक्चुएट करता है, लेकिन ये हर ऑर्गेनाइजेशन में सूट नहीं करता। सब सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत है। कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिकता, मतलब सडननेस। कोई क्या होता है, दिस सजेस्ट दैट वन साइज डजंट फिट्स ऑल, मतलब एक प्रकार का सब सिस्टम बना देना या फिर कोई सिस्टम बना देना, उसमें आप हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को फिट करोगे, ऐसा नहीं है। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत अलग होती है, जिनकी सिचुएशंस अलग होती हैं, वो अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान के चलिए आप एक गांव वाले में आपने ऑर्गेनाइजेशन खोला, को वर्कर्स हैं, लेकिन यही मॉडल आप शहर पे ले जाओगे तो वो काम नहीं करेगा। आपकी नीड, आपकी ज़रूरतें और आपकी कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन फ्लक्चुएट होता है। मतलब कस्टमाइजेशन जरूरी है, एज पर द नीड, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड कस्टमाइज। अकॉर्डिंग टू इट विल डिज़ाइन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड कंसिडर इट्स नीड्स, रिक्वायरमेंट एंड सिचुएशन, मतलब उसकी आवश्यकताएं कैसी है उनकी, है ना, उनकी ज़रूरतें कैसी, उनकी सिचुएशन कैसी, इस बेसिस में। मतलब कि स्वॉट एनालिसिस मतलब हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, क्या क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, इस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो आपके कंट्रोल में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की एक्टिविटीज़ आपके कंट्रोल में, लेकिन कई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने कह दी कि कोरोना के टाइम में हम शट डाउन कर देंगे, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको बंद होना ही पड़ता है। कंपटीशन, कई बार कंपटीशन बढ़ जाता है तो आपके हाथ में नहीं है ये चीज़ें। फिर आता है टेक्नोलॉजीज। आज का समय कितनी तेज़ी से बदल रहा है, तो टेक्नोलॉजीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशन को। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, छोटा है, उस हिसाब, कितना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस हिसाब से चीज़ें। फिर पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप के लोग हैं, एटीट्यूड उनका किस तरीके का है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो यहाँ पे हमने देख ली है मॉडर्न थ्योरी क्या है। मॉडर्न थ्योरी के बाद हमने सिस्टम अप्रोच थ्योरी देख ली, कंटिजेंसी अप्रोच थ्योरी देख ली है। अब देख लेते हैं इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। नॉट स्टैंड अलोन थ्योरी, रेदर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थ्योरीज, मतलब सीधी बात है, ये जो थ्योरी है अपने आप में कोई थ्योरी नहीं है, ये पिछली थ्योरीज की प्रॉब्लम्स को हटाते हुए और जो कमियां थी और जो पहले की बात बोली गई उनको जोड़ दी और एक थ्योरी बना दी है। नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम नहीं करती। डज नॉट आइडेंटिफाई द प्रिसाइज रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल सिस्टम, मतलब रिलेशनशिप्स स्पेसिफिकली नहीं बताता ऑब्जेक्टिवली कि क्या 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 कनेक्टिविटी है, बल्कि बहुत वेगनेस की तरफ अब सब्जेक्टिविटी के हिसाब से ये अपनी बात को बताता है। इसी के साथ हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की थेरीज भी ख़त्म होती है। और जितने भी लेक्चर 21 से 22 बने हैं उनकी PDF मैंने टेलीग्राम में सेंड कर दिया है। एक मास्टर PDF मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा जो सबको मर्ज होगी। बाकी जो भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, और जैसा भी लगता है मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ। आपके जैसे भी डाउट है, क्या चाहते हैं आप मेरे को, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आप अपने प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। वो मोटिवेशन मिलता है काम करने में और मज़ा आता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर पहुँचते हैं तो। थैंक यू सो मच।